हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं नया टॉपिक इसको आज नहीं कहूँगा, पिछले की भी कंटिन्यू टॉपिक है जो हमने लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की। पिछला क्या हुआ था हमारा, अक्षीय स्थिति में हुआ था। अक्षीय स्थिति मैंने बता दिया था, निरक्षीय स्थिति में बता दिया था। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, जिस बिंदु पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है वह बिंदु कहाँ रहता है, बढ़ाया द्विध्रुव की बढ़ाया गया अक्ष में स्थित होता है, तब उसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति क्या होता है, यदि वह बिंदु कहाँ रहे, द्विध्रुव के लंबार्धक बोल सकते हैं या ठीक है या लंब समद्विभाजक रेखा पर स्थित रहता है तो क्या कहते हैं उसको, उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो आज हमारा हम क्या लेकर चलेंगे, निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु स्थित है इलेक्ट्रिक डाइपोल के सापेक्ष विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष, तो हम उस बिंदु पर पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या प्रोवाइड करेंगे, डायग्राम। तो डायग्राम महत्वपूर्ण है फिजिक्स में, एक चीज ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में बिना डायग्राम के आप कुछ नहीं कर सकते। और जो डायग्राम आप बनाते हैं उसका क्या करना होगा, आपको पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन करना होगा, कि बताना होगा कि मैंने ऐसे इसको नॉमिनेट करके इसको यह माना है, इसको इस तरह से बनता है डायग्राम करके पूरा उसको डिस्क्रिप्शन करना होगा। तभी सामने वालों को समझ में आता है कि हाँ इन्होंने काम किया है। आप जितना वर्क करके दिखाएंगे उतना ही आपको मेहनताना मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ, देखिए लेते हैं यहाँ पर डायग्राम। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हेडिंग में डाल दूँ क्या है, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लंबा सा हेडिंग है। ठीक है, चलिए हेडिंग डल गया। अब देखिए क्या होगा, हम निकालना है जो ऑब्जेक्ट है। ठीक, मैंने पहले बताया आपको, पिछले कक्षा में बताया है कि हम जानते हैं कि हम बिना ऑब्जेक्ट के या बिना मुख्य के हम आगे नहीं बढ़ सकते, और फिजिक्स में डायग्राम अति महत्वपूर्ण है। ठीक, देखें यहाँ पर डायग्राम में क्या होगा, हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये। तो हमारा चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। ठीक, इसका अक्ष बना दिए, इसको चलिए सपोज मैंने क्या लिया ए, इसको ले लिया क्या बी, इसमें कौन सा आवेश है, सपोज है इसमें प्लस की आवेश, इसमें कौन सा है माइनस की आवेश। अब इसका मध्य बिंदु मैंने लिया और इसका लंबार्धक खींच दिया। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, क्योंकि डायग्राम ऊपर जाना है थोड़ा सा, इसलिए मैंने हेडिंग को मिटा दिया। ठीक, चलिए देखते हैं अब। ठीक, यहां पर एक बिंदु लेते हैं हम लोग P, और ये मध्य बिंदु इसका क्या है O। इस डायपोल का लंबाई कितना लेते हैं, अक्सर 2a लेते हैं। ठीक, और इसका मध्य बिंदु O लिए तो निश्चित है AO कितना होगा A, और ये क्या होगा OB कितना होगा स्मॉल a होगा। ठीक, अब इस मध्य बिंदु पर हमने एक बिंदु लिया P, जहां पर हमको क्या कर रहे हैं, इस डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए हम क्या करेंगे, A से P को मिलाएंगे। ठीक है, और B से भी P को हम मिलाएंगे। ठीक, अब बिंदु A के कारण तीव्रता लेंगे, E1 ले सकते हैं। चलिए बिंदु A के कारण क्या करो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता हमने पढ़ा हुआ है, मैं पहले बार बार बोल के रख रहा हूँ कि छोटी बातों से ही बड़ी बातों का यहाँ पर विश्लेषण होता है फिजिक्स में। बिना छोटी छोटी बातों को क्लियरेंस किए हम बड़े सिस्टम को हम क्लियरेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोटी छोटी बातों को हमको इग्नोर करना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चलिए बिंदु A के कारण, बिंदु A पर उपस्थित पॉजिटिव आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 लिया, बिंदु B पर उपस्थित P पर तीव्रता आवेश माइनस Q के कारण तीव्रता क्या लेंगे, चलिए सपोज है E2 ले लूं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और हमको मालूम प्लस की आवेश से क्या निकलती है, प्रोडक्ट है बाहर निकलती है। इसका रिएक्शन क्या होगा, इस तरह से होगा, A से P की ओर, और इधर आगे बढ़ेगा, हम कितना आगे बढ़ेगा हमको नहीं
ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इसको एक स्केल में बिल्कुल खींचना, एक बार में सीख जाएंगे उसके बाद। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे पूरा एक स्केल में ऐसे आ जाएगा। ठीक, और बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू पर उपस्थित, ठीक है, तीव्रता क्या होगी, अपनी ओर आए, कौन माइनस की ओर आती है। और इस आधार पर देखिए ऐसा E1 और E2 पॉइंट करेंगे। दूसरी बात, सपोज दैट ये एंगल मान कितना लेने चलिए, थीटा लेते हैं, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो थोड़ी देर बाद उसको क्लियर करो, क्योंकि मालूम है लंबार्धक ज्यामिति समय कक्षा में पुराने कक्षा में पढ़ा है, छोटे कक्षा में पढ़ा हुआ है, लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो है, ठीक है, इन दोनों शीर्ष बिंदुओं से क्या होती है, समान दूरी पर होती है। तो यहाँ पर समान दूरी पर है, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। तो जब ये दोनों भुजा बराबर है, अब मैं इसको थीटा ले रहा हूँ, तो हमको फिर से मालूम है ज्यामिति से, यदि त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर थीटा इसको ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा, थीटा होगा। अब बात आती है, ये दोनों थीटा हो गया, तो ये कितना होगा, इसको भी लेकर चलिए। ठीक है, ये कितना होगा, तो हमको फिर से ज्यामिति में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायग्राम को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम यदि तो आप समझ गए तो आप मान के चलिए बाकी 50% काम आप आसानी से कर सकते हैं। डायग्राम बनाने में क्या है, डायग्राम ही गलत हो गया आपका, तो आप आगे जो है कंफ्यूजन होते जाएंगे, क्या करें, कैसे आगे क्या हो करके। ये कोई रटने का नहीं है, समझने का, समझ विकसित करें, अपने आप बनते चलेंगे डायग्राम। ठीक, अब ये देखिए थीटा और ये थीटा है, तो हम फिर से यहाँ पर ये एंगल को लेना चाहते हैं, जिसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी बाद में। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा। क्यों होगा 2 थीटा, हमको फिर से ज्यामिति में आना पड़ेगा, ट्रायंगल का जो डिफरेंस कहा जाए डेफिनेशन उसके हिसाब से कि बहिष्ठ कोण परिभाषित है इसमें, ये बहिष्ठ कोण है, और हमको मालूम है किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो दूरस्थ अंतःकोण कौन कौन से हो रहे हैं, थीटा और थीटा, तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। इसको मैंने चलिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया 2 थीटा। ठीक है, अब बात आती है हमको ये E1 और E2 है, ये इधर जा रहा है किधर जा रहा है, हमको तो इस डायपोल के कारण क्या चाहिए, परिणामी तीव्रता चाहिए। ठीक है, इस डायपोल के कारण, एक बिंदु के कारण नहीं, इस बिंदु के कारण, हमको दोनों के कारण चाहिए। दोनों के कारण जो क्षेत्र बना उसको किसी बिंदु पर तीव्रता चाहिए, वो भी कौन सा, निरक्षीय स्थिति में चाहिए। तब हम क्या करेंगे, देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलता हूँ, अक्सर मैंने पहले ही पिछले कक्षा में कई बार उदाहरण दिया है। ठीक है, कि हम फिजिक्स में कहीं दूर का उदाहरण नहीं लेंगे, दूर का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, अपने आसपास के घटनाओं को ही हम अपने उदाहरण को एक्सेप्ट करेंगे, उससे हम समझने का प्रयास करेंगे, और वही तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, वही तो फिजिक्स है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलूँ, कई बार हो जाते हैं, हम देखते हैं हमारे क्षेत्रों में देखते हैं, जब कोई कहा जाए बैल किसी गाड़ी को खींच रहा होता है, और नए सीखते हुए बैल होते हैं, और ये गाड़ी है मान लो, तो एक बैल इधर खींच रहा होता है और एक बैल इधर खींच रहा होता है, तो देखते हैं हम लोग कई बार गाड़ी सीधी चलती है, परिणामी इधर रिजल्ट मिलते रहते हैं, कई बार ऐसा दिख जाता है। तो इस आधार पर देखें, हमको भी यहाँ पर देखिए E1 इधर चल रहा है, मैंने E1 और ले लिया है एक इसी को, और E2 इधर चल, तो परिणामी हमको कहाँ मिलेगा, इधर ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हमको क्या करनी है, गणना करनी है। क्लियर हुआ आपके छोटे से उदाहरण से, मान लो किसी गाड़ी को एक बैल इधर खींच रहा है, एक बैल इधर खींच रहा है, तो निश्चित से देखते हैं हम लोग कि थोड़ा सा मान लो गाड़ी में बिल्कुल सीधे इधर जाने का प्रयास करते हैं। ठीक, वैसे ही मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और यदि ये 2 थीटा है तो ये आपस में कितने बटेंगे, बिल्कुल सेंटर जाएगा, तो ये थीटा जाएगा, ये कितना जाएगा, थीटा जाएगा। ठीक है, इसी को यदि हमको, क्योंकि हमको साइंस में जाना है, फिजिक्स या मैथमेटिकल काउंटिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, यहाँ से इस बिंदु पर से, ठीक है, इसके समांतर, इस भुजा के समांतर ऐसा रेखा खींचा, और यहाँ पर इसके समांतर रेखा खींचा इस तरह से। ठीक, और इसको कोई अन्य बिंदु नाम दे देंगे, चलिए जैसे कि यहाँ पर ई दे दिया, ई चलिए देते हैं परिणामी तीव्रता के लिए। ठीक है, और इस तरह से हमको काउंटिंग करना, और ये हो गया इसका क्या, डायग्राम पूरा क्लियर। डायग्राम आपको, तो मैं यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दूँ, जो सोचकर हमने डायग्राम बनाया है वह पूरा हमको उल्लेखित करके बताना होगा सिस्टम को कि हमने इस पर किसको क्या माना है, कहाँ पर क्या है। ठीक, चलिए मैं इसको लिख दूँ एक बार फिर से आपके लिए। देखिए लिख दिया पूरा डायग्राम को मैंने। ठीक, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको क्या करना है, देखिए लाइन से लिखा मैंने, क्या है, कहां पर क्या करना है वो। ठीक,
तीव्रता की गणना करें। क्लियर सबको? अब चलिए, अब इस पर हम काम करते हैं। पहला हमारा क्या होगा, बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता की गणना कर देंगे। फिर बिंदु बी पर उपस्थित मान वही एक अंक आवेगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना, फिर उसी फॉर्मेट को करेंगे। तो दोनों मिलकर यहाँ पर हुआ है, उस आधार पर देखेंगे गणितीय ज्यामिति क्या होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। चलिए क्या करता हूं, चलिए देखिए सबसे पहला यहाँ पर हम पिछला जैसे काम किए थे। पहला ए पर उपस्थित कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता। ठीक, हम निकालें इसको, E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान क्या होगा, AP का स्क्वायर। ठीक है, ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण इस पी पर तीव्रता E1 का जब परिमाण होगा क्या होगा, 1/4πε0 Q अपान AP का स्क्वायर। अभी हम पर AP को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको AP को ऐसे ही रहने दें और इसको देते क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, और इस तीव्रता की दिशा क्या हो रही है, देखिए हमें पहले से ये हुआ है, AP के अनुदिश क्या लिखते हैं, दिशा क्या हो रही है, AP के अनुदिश या AP दिशा में, ऐसा लिखते। चलिए ठीक, दूसरा बी पर उपस्थित कौन सा आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता। चलिए क्या होगा, E2 इक्वल टू 1/4πε0 या ε0 बीपी का स्क्वायर। ठीक, ये देखिए बीपी का स्क्वायर। यहाँ पर फिर से एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर माइनस क्यू नहीं लेंगे क्योंकि कूलाम के नियम पर आधारित है और कूलाम का नियम किस पर चलता है, आवेश के परिमाण पर चलता है। ठीक है, तो इसको दे दें सेकंड इक्वेशन। ये बॉक्सिंग करने बहुत आवश्यक है, पेपर में आप लिखें तो ऐसे बॉक्सिंग जो मेन सिस्टम आ रहा है उसको ऐसे बॉक्सिंग करते हैं, तो जो पेपर में लोड होता है उसको स्पष्ट दिख जाता है कि बच्चे ने किया है ऐसा। ठीक, इसको दे दें सेकंड इक्वेशन। चलिए इसका डायरेक्शन बताएं क्या होगा, पीबी दिशा में, देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है पीबी दिशा में। एक्चुअल में डायग्राम में होगा, अब काम करें तो मिटा भी नहीं पा रहा डायग्राम। ठीक है, बिना डायग्राम के नहीं हो पाएगा काम, ये तो यहाँ पर और को काम करना है। अब बात आती है, देखिए ये E1 और E2, इसमें देखिए दोनों को पहले सिस्टम को थोड़ा सा तैयार कर लें। देखिए E1 और E2 को कंपेयर करें, दोनों में 1/4πε0 1/4πε0 है, दोनों में क्यू है, दोनों में क्यू है। ठीक, बचा क्या, AP का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, BP का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लगभग कहा जाता है 75% यूनिट का सिस्टम इक्वल है। यदि AP और BP भी बराबर हो जाए तो हम देखते हैं यूनिट क्या हो जाएंगे, परिमाण में बराबर हो जाएंगे। तो हमको मालूम है, हमने पहले से ही बता दिया है कि AP और BP क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट क्या चीजें आपस में बराबर है। यहाँ पर उस कंडीशन को पुट अप कर दें, चूंकि AP इक्वल टू BP, इसलिए ठीक है, इसलिए क्या होगा, E1 इक्वल टू E2। ठीक, ये कहां से आया हमारे पास, ज्यामिति से आया है। चलिए ज्यामिति से हमने पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है, अब दोनों बराबर है और यहाँ पर हमने इस एंगल को जो लिया तो उल्टा माध्यम से हम जानते क्या है, एंगल कौन से, PAB। ठीक है, PAB इक्वल कोण PBA इक्वल हमने कितना लिया है, थीटा लिया हुआ है। ठीक है, और जब ये दोनों थीटा लेते हैं तो यहाँ पर जो एंगल मिलता है कोण, इसलिए एंगल P इक्वल टू हमको 2 थीटा मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो एक एक बिंदु आवेश के कारण दिया, हमको तो टोटल डाइपोल के कारण निकालना है। तो टोटल डाइपोल के कारण निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें देखिए पिछले में निकल अक्ष में क्या हुआ था,
खींचा हुआ था, एक उधर खींच रहा था, एक इधर खींच रहा था, और एक ज्यादा था और एक कम था। ठीक है, एक ज्यादा और एक कम था। तो वहां पर हमने परिणामी कैसे निकाला था? जोड़ के, किससे क्षैतिज रेखा में थी दोनों। ठीक है, और जब किससे जोड़े थे? और सदिश विधि से जोड़े थे। यहाँ पर भी सदिश विधि से उपयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए E1 का जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। किस तरह से हमको परिणामी इधर जाना है, जब E1 इधर जा रहा है, E1 इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ये थीटा है, देखिए ये E1 इधर जा रहा है और इसके दो घटक हमको मिलेंगे, E2 के भी दो घटक प्राप्त करेंगे, जिसको आपने कक्षा 11 पढ़ा हुआ है, क्या? सदिशों का वियोजन, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, उस आधार पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका वियोजन कैसे होगा। पहले इतना कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसको फिर से मैं डायग्राम बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसको फिर से प्रोवाइड करनी है, तो पहले इसे फिर से प्रोवाइड करके चलिए। चलिए E1 का दो घटक लेते हैं, इधर जा रहा है E1, और इसी को मैं आगे लेकर चलूँ, थोड़ा सा आपकी ऐसे साइड में लेके हूँ। चलिए ये आगे ऐसे बढ़ा दूँ, तो फिजिक्स में डायग्राम को बहुत सारे हमको लास्ट, इसलिए मैं बता दिए थोड़ा सा आप लोगों को, जब भी फिजिक्स का डायग्राम आप आंसर शीट में या कापी में प्रोवाइड करें, तो उसके ऊपर कम से कम 2-3 लाइन छोड़कर रखें, और नीचे भी कम से कम 2-3 लाइन छोड़कर रखें। बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल स्पष्ट अलग से दिखनी चाहिए। ठीक, ताकि जांचने या पेपर चेकर या पेपर वेलेवर को भी सहूलियत हो, कि बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए। मैं फिर बता दूं कि डायग्राम के ऊपर कम से कम 2 लाइन छोड़ रखना चाहिए, डायग्राम के नीचे भी कम से कम 2 लाइन छोड़ के रखें। ये बहुत आवश्यक है, इससे बिल्कुल डायग्राम स्पष्ट दिखता है। और हमको मान लो वर्क करना होगा, गणितीय गणना करनी होती है, उस समय मान लो हमको और उसमें कोई प्रोवाइड करनी हो बात, तो बाद में क्या कर सके? प्रोवाइड कर सके। चलिए देखिए समकोणिक वियोजन में, चलिए ये E1 है, इधर जा रही है। ठीक है, और ये कितना है? यहाँ पर ये कितना है? थीटा। तो याद करो, मैंने बताया था कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे, कौन सा? जिसके साथ कोण बनाकर हटता है वह घटक किस में जाता है? उस भौतिक राशि का पास में जाता है, और दूसरा घटक किस में जाता है? साइन में जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस थीटा, ये E1 जो है इसके साथ कोण बनाकर ठहरा है, इसके साथ PE के साथ, तो P क्षैतिज के साथ मानते चलिए आपकी भाषा में, तो क्षैतिज के साथ जाएगा, तो क्षैतिज घटक क्या मिलेगा हमको? cos थीटा में जाएगा, और ऊर्ध्वाधर घटक किसमें जाएगा? sin थीटा में। इसको पहले थ्योरी में लिखेंगे। पहले यहाँ पर परिवर्तन क्या होगा? इसका घटक क्या होगा? पहले एक घटक हो क्या? E1 cos थीटा। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? इधर लिखे हम, चलिए E1 sin थीटा। ठीक, दूसरा इसमें आते हैं, चलिए इसमें डायरेक्शन इधर दे दिए इसमें। अब E2 का घटक बांटते हैं। चलिए E2 में देखिए, E2 इधर है, ये वाला पार्ट है E2। ठीक, और ये है इधर, और ये। ठीक, इसका डायरेक्शन देखिए इधर बटे गए। यहाँ पर देखिए ये समकोणिक है, अक्ष मान लीजिए इसको, किस में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। E2 का घटक देखें, तो E2 की इसके साथ एंगल बना के ठहरा है, मतलब E2 का क्षैतिज घटक किसमें जाएगा? cos थीटा में जाएगा, और ऊर्ध्वाधर घटक किसमें जाएगा? sin थीटा में जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? E2 cos थीटा, और इधर क्या आएगा? इसको कैसे लिखेंगे? क्या होगा? E2 sin थीटा। ठीक, अब जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको हमको थ्योरी प्रोवाइड करनी है अभी। ठीक, पहले समझ लिए, ये E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। देखिए दोनों क्या है? परिमाण तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अलग दिशा में है, विपरीत दिशा में, इसलिए क्या कर देते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रभाव खत्म हो गया। अब बात आती है क्या? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा में आते हैं। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्शन देकर चलता हूँ। ठीक है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, परिमाण में बराबर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समदिश है, समान दिशा में है, उसको सपोर्टिंग कर रहे हैं। और जब ऐसे समान दिशा में आए तो उसको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता जो निकल रही है, ये द्विध्रुव ध्रुवीकता निकल रही है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इस पूरे सिस्टम को क्या करना होगा? एक बार जितनी बातें मैंने अभी समझाया, आपको डायग्राम भी प्रोवाइड करना है। इसमें मैंने कहा कि 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे छोड़कर रखना, डायग्राम थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे काफी में। ठीक है, आंसर शीट में डायग्राम पढ़ा था, बिल्कुल छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, आपको भी दिक्कत होगी, पेपर वेलर को भी दिक्कत होगी, और जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम भी थोड़ा बड़ा सा बनाएं, स्पष्ट दिखे, अच्छा दिखे। तो चलिए मैं क्या करूँ, इसका पूरा सिस्टम जो सोचकर इतना जो चीजें आए डायग्राम में, फिर से उन बातों को फिर से लिख दूँ, उसके बाद फिर आप उसमें गणितीय गणना या काउंटिंग करेंगे। चलिए देखते हैं क्या।
चलिए देखिए E1 के दो घटक इस तरह से, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा। E2 के दो घटक हमको मिले, कौन सा E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। और जानते हैं क्या है, क्योंकि E1 इक्वल टू E2 हमने पहले से प्रोवाइड कर दिया है, दोनों में तो क्या है, इक्वल है। और साथ ही साथ अतः E1 sin थीटा और कौन सा E2 sin थीटा विपरीत है। ठीक है, ऐसा बना तो ना अच्छा रहेगा, क्योंकि E1 E2 इक्वल है और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैसे हैं, विपरीत है। अतः वो क्या होंगे, एक दूसरे के प्रभाव को या ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे प्रभाव को नष्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं। अतः कौन सा घटक, ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक, चलिए ऊर्ध्वाधर का काम तो खत्म हो गया, अब बचा क्या, क्षैतिज घटक। तो हम क्या लिखेंगे, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में समदिश, ठीक है, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ते जाएंगे या जुड़ जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार, इस प्रकार P पर परिणामी तीव्रता E क्या होगा, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू क्या है, क्षैतिज घटक E1 के कारण E1 cos थीटा, ये हो गया क्या, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, और हम जानते हैं पहले से लेकर चलते हैं E1 और E2 क्या है, इक्वल है, तो मैं E1 की जगह E2 लिख सकता हूँ या E2 की जगह E1 लिख सकता हूँ, तो किसी एक को लेकर चले। ठीक है, तो दोनों में किसी एक को लेकर चले, चल मैं E2 की जगह भी E1 को लेकर चलता हूँ। ठीक है, लिख दो, मैं रीजन को लिख दो, चूंकि हम फिर से लिखें E1 इक्वल टू E2, इसलिए क्या होगा, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। क्यों लिखा मैंने E1 क्लियर सबको, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों के बदले किसी एक को ले सकते हैं। और इस तरह से हमको क्या मिला, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। इसको देकर चले हम इक्वेशन नंबर आएगा वहां से, चले उसमें थर्ड। ठीक, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, हमको तो यहाँ पर क्या लाना है, परिणामी तीव्रता। हमको जो ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, जो मूल चीजें हैं, क्या है हमारे पास, 2a है, r डिस्टेंस है, q है, इन चीजों में आना चाहिए। थीटा तो हमने अपने तरफ से प्रोवाइड किया है, E1 तो क्या है, एक बिंदु में इसके कारण तीव्रता है। ठीक है, हमको तो कंप्लीट लाना है, तो क्या करेंगे, E1 और इस cos थीटा को हटाने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए हमको गणितीय सिस्टम में जाना होगा। और वह गणितीय सिस्टम देखिए, E1 cos थीटा के या cos थीटा और E1 को कैसे हटाएं, तो देखिए cos थीटा कैसे हटेगा, E1 कैसे हटेगा, उसको देखते चलिए। चलिए इसको खर्च में मिटा दो, उसके बाद इस पर काम करें। चलिए चलिए समीकरण 1 से E1 का मान पर पुट अप करके क्या होगा, समीकरण 1 से इसका मान E1 का मान बाहर रख दें 3 में। ठीक, 3 में रखने पर E1 हट जाएगा। ठीक है, तो क्या था समीकरण 1, क्या था, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन लिखा से आया था AP का स्क्वायर। ठीक, ये समीकरण 1 था। और इस समीकरण, ठीक है, यह मान कहाँ रखें, 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 क्या चाहिए देखिए, तो होगा क्या, E इक्वल टू कितना है हमारे पास, 2। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर, ये होगा E1 का वैल्यू पूरा पूरा, ये
ये पूरा इवन है, ठीक, और इनटू कितना था cos थीटा, ठीक। तो चलिए अब इस पे काम करें। E इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, ऐसा लिखेंगे इसको 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और cos थीटा अपॉन AP का स्क्वायर। चलिए Q1 E1 हट गया, अब बचा क्या हमारे पास, cos थीटा बचा, AP का स्क्वायर बचा, इसको हमको यहाँ से हटाना है। तो चलिए देखिए कैसे हटेगा। तो इसको दे दे समीकरण नंबर कितना आएगा, ये 4। इक्वेशन नंबर देने में कमी नहीं करना, समीकरण नंबर आ गया 4। अब देखिए AP कौन सा ट्रायंगल में है, कौन सा सिस्टम में है, ये देखिए AP, ठीक। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है वो थीटा के लिए, और थीटा भी किसमें यहाँ है, एक ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा, AOP या POA, जो, ठीक है। और इस ट्रायंगल में हम इस ट्रायंगल के माध्यम से देखें, यदि मैं E1 को E2 में हटाता तो इस ट्रायंगल पर ध्यान रखिएगा, दोनों में किसी को हटा सकते हैं, E1 की जगह E2 लिख सकते हैं, E2 की जगह E1 रख सकते हैं। यदि E1 में जाते हैं तो इधर आता ट्रायंगल, और E2 में जाते हैं क्या आता, इधर आता ट्रायंगल, ठीक है। हम दोनों तरफ से बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा, AOP में, ठीक है। AOP में देखिए हम यहाँ पर इसका वैल्यूएशन हमको चाहिए, AP का मान चाहिए, इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो इसी हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो मैं सीधा लिख देता हूँ AP का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये 2 है टोटल, तो हाफ क्या होगा A। और AP इक्वल टू क्या है, हमारे पास क्या है तो बता दीजिए, AP इक्वल टू क्या है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। चलिए इसको भी भाग से निकल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको दे समीकरण नंबर कितना 5। चलिए AP का वैल्यूएशन आ गया हमारे पास। अब चाहिए क्या, cos थीटा चाहिए। तो cos थीटा के लिए देखिए क्या होगा, cos थीटा में देखिए क्या हो सकता है, इसमें लंब बटे आधार बटे क्या होता है, cos रिलेशन क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो हमारे पास आधार क्या है इस ट्रायंगल में, AO है, कर्ण क्या है, AP है। तो हमारे पास AP का मान निकल चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ cos का पहले नहीं निकालना, पहले AP ही निकालना है, तब आप तो कंफ्यूजन हो जाएगी cos थीटा के लिए AP कहाँ से लाऊं करके, इसलिए पहले AP को काउंट करना, उसके बाद ही cos थीटा निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अब अगला हमारा काम इसी, यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमको उल्टा करना है। तो cos थीटा का मान क्या निकल रहा है, देखिए इसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या बन रहा है यहाँ पर, AO, और कर्ण AP बन रहा है। तो मैं अब डायग्राम को मिटा देता हूँ, ठीक है। और डायग्राम जब मिटा दूंगा हमारे पास स्पेस बनेगा और मैं कंप्लीट यहाँ पर मैथमेटिकल वर्क कर सकूँ। तो क्या लगभग डायग्राम के लगभग काम खत्म हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं डायग्राम को cos थीटा का वैल्यू निकालें। तो आपका cos थीटा इक्वल क्या होता है, cos इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमको क्या मिला है, AO, ठीक है, और कर्ण हमारे पास क्या है, AP। तो आधार हमको क्या मिला है, A अपॉन AP, देखिए कितना आया हुआ है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। इसको दे दे समीकरण नंबर कितना दे दीजिए, देखिए क्या बनेगा हमारा समीकरण नंबर कितना, 6, ठीक। अब इन दोनों रिलेशन को, इसके लिए हमने पॉइंट आउट किया था समीकरण नंबर 4 के लिए, इन दोनों मानों को हटा के समीकरण 4 में रख दे। तो मैं लिख देता हूँ क्या, समीकरण 4 में मान रखने पर, चलिए मान रखें, तो उससे पहले समीकरण 4 को लिख दें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट, cos थीटा का वैल्यू कितना आया, A अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AP का मान कितना आया, देखें AP स्क्वायर का मान लेने सीधा आपके रूट का बढ़ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्या, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। गणितीय गणना करें तो क्या होगा, E इक्वल टू 2QA अपॉन, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिखो सामने में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
और ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2। अब फिर से बात आती है कौन सा 2qa जहां पर आता है हम वहां पर क्या लिख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं। तो लिख दिया क्योंकि रो इक्वल टू होता है क्या 2qa। ये क्या है द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसके बदले अब क्या लिखा जाएगा हमारे से अब देखिए ठीक। चलिए मैं मिटा दूं पहले उसके बाद चलिए देखें महारखने के बाद क्या हो जाएगा E इक्वल टू हमारे पास फाइनल क्या बना है 1/4 ठीक है। 2 की जगह क्या बन गया रो। तो रो अपॉन क्या बना हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2। और यही क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आर पर स्थिर निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इक्वेशन नंबर कौन सा हमारा है ये 7। इसी को मान लो सदिश फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ज्यादा कुछ नहीं है। क्या करेंगे पी की दिशा में इकाई सदिश का गुणा कर देंगे। सदिश रूप में क्या हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू 1/4 रो अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 और ये ठीक। अभी हो गया कौन सा रूप इसका सदिश रूप में हुआ। अब ठीक अब यहाँ पर क्या करेंगे यदि क्या हो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो बहुत ही छोटा हो या जिस बिंदु पर हम तीव्रता की काउंटिंग कर रहे हैं या तीव्रता की गणना कर रहे हैं यदि वह बिंदु कहाँ हो इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत अधिक दूरी पर हो तो हमको मालूम है अक्षीय स्थिति में जो काम किए थे एग्जाम पेपर में ऐसा भी आ सकता है आपको कि छोटे डाइपोल के कारण या छोटे द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। उस स्थिति में ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है एक कंडीशन को अप्लाई करनी है और अप्लाई क्या होगा छोटे द्विध्रुव के लिए या बिंदु P द्विध्रुव से क्या हो अधिक दूरी पर हो तो मतलब R मोर देन ग्रेटर A या ठीक है आर मोर देन ग्रेटर देन ए। तो क्या कर सकते हैं ए को नगण्य मानने पर ए को नगण्य मानेंगे तो क्या हो जाएगा चलिए यहां लिख देता हूं पहले मिटा दूं मैं इसको। ए को नगण्य मानने पर इक्वेशन नंबर नगण्य मानने पर क्या आएगा समीकरण कौन सा मेरे पास है 7 से समीकरण 7 का रहेगा E इक्वल टू 1/4 रो अपॉन आर स्क्वायर ये को नगण्य मान दिया पावर 3/2 थोड़ा सा मेट्रिकल सॉल्यूशन का जाएगा इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या हमारे पास 1/4 रो अपॉन आर पावर 3 और ये क्या है छोटे द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में आर की परिस्थिति किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। ठीक है इसको देखिए हमें क्या समीकरण नंबर कितना चलिए 8 और इसी को यदि वेक्टर फॉर्मेट में लिखे तो ज्यादा कुछ नहीं मैंने बता दिया है सदिश रूप क्या हो जाएगा वेक्टर की सर यहाँ लगा हुआ है वेक्टर की इक्वल टू 1/4 रो अपॉन आर क्यूब और पी की दिशा में इकाई सदिश का गुना। और इस तरह से देखते हैं हम क्या द्विध्रुव के कारण अक्षीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का मान प्राप्त होता है।